रात इतनी घनी थी कि विक्रम के कदमों की आहट भी अंधेरे में समा जाती थी। जंगल की हवा जैसे कहीं खो गई हो और धुंध इतनी स्थिर कि लगता था किसी ने पूरे वन पर ताला लगा दिया हो। पीपल के पेड़ से उलटा लटका वह पुराना शव सामने था। उसके होंठों पर जमी हुई खिंची हुई मुस्कान, ऐसी जो मौत को भी असहज कर दे। विक्रम ने तलवार कसकर कहा, बेताल निकल, फिर से चलना है। शव में हलचल नहीं हुई, बस उसकी गर्दन धीरे बेआवाज एक अमानवीय कोण तक मुड़ी और फिर उसकी आंखें खुली। विक्रम, आवाज में वह कंपन था जैसे किसी प्राचीन अंधेरे ने पहली बार किसी मनुष्य से बात की हो। इस बार कहानी मैं नहीं सुनाऊंगा, इस बार तुम सुनोगे, क्योंकि जो होने वाला है उसका नायक तुम ही हो। विक्रम तन गए पर डर को वहीं दफना दिया। बेताल कंधे पर चढ़ गया और इस बार उसकी पकड़ ठंडी नहीं बल्कि गर्म, धड़कती हुई, मानो वह सचमुच जीवित हो। क्या तुमने कालाकोटी का नाम सुना है? विक्रम ने कोई उत्तर नहीं दिया। निर्वाण वन का वह गांव जो हर रात फिर से जन्म लेता है, जहां लोग मरने से पहले अपनी मौत देख लेते हैं और रात ढलते ही वही मौत सच हो जाती है। विक्रम ने तलवार उठाई। ये श्राप किसने जगाया? बेताल फुसफुसाया, तुम्हारे अपने वंशजों ने भविष्य यज्ञ करके, एक ऐसा यज्ञ जो कभी होना ही नहीं चाहिए था। विक्रम के कदम एक पल को थमे, फिर आगे बढ़े, क्योंकि उनका अपराध हमेशा एक ही रहा, सत्य जानने की जिद। जंगल अचानक सांस लेने लगा। पेड़ों के बीच एक धीमी पर साफ धड़कन उठने लगी। वे गांव पहुंचे। पहला ही घर चेतावनी था। दीवारों पर इंसानों की जीवित छायाएं चिपकी थीं, मरी नहीं, धीरे धीरे हिलती हुई, जैसे अपनी आखिरी सांसें गिन रही हो। एक बूढ़ी स्त्री की छाया ने सिर उठाया। उसकी आवाज फटी हुई पर जीवित। हमने भविष्य देखने की इच्छा की थी महाराज, पर भविष्य ने हमें इंसान नहीं रहने दिया। बेताल बोला, मनुष्य सत्य चाहता है पर सत्य उसे नहीं चाहता। कुएं के पास पड़ा एक शव, चेहरा गायब, पिघले हुए चमड़े की लटकती परतें, जैसे किसी ने उसका चेहरा खींचकर दूसरी तरफ चिपका दिया हो। विक्रम ने उसे पलटा और उसकी पीठ पर उभरा मानवीय चेहरे का निशान देखा। यह दर्पण सर है, बेताल ने कहा। इसने अपना भविष्य देखा था और भविष्य ने इसे खुद से ही उलट दिया। विक्रम आगे बढ़े। गांव के केंद्र में पत्थर पर उत्कीर्ण चेतावनी, जो आगे बढ़ेगा अपने भविष्य का साक्षी बनेगा। विक्रम आगे बढ़े, क्योंकि उनका एकमात्र शत्रु डर उन्हें कभी रोक नहीं पाया। धुंध और घनी हुई, जंगल की सांसें तेज, कुछ अदृश्य बेहद नजदीक। और फिर विक्रम ने अपना भविष्य देखा। राज्य जल रहा था, सिंहासन खाली, एक विकृत परछाई उनकी जैसी प्रजा को आदेश दे रही थी और देश उनके ही उल्टे निर्णयों पर चल रहा था। फिर परछाई मुड़ी, उसकी आंखें सीधे विक्रम के भीतर उतर गईं। विक्रम जम गए। वह परछाई उन जैसी नहीं, वही थी उनका वह भविष्य जिसे देखना वे कभी नहीं चाहते थे। बेताल बोला, जो तुमने देखा, क्या वह भविष्य था या तुम्हारे भय का आकार? उसकी आवाज और गहरी और भारी हो गई। उत्तर दो विक्रम, वरना तुम भी दर्पण सर बन जाओगे। विक्रम ने लंबी सांस ली और भीतर एक भयानक स्थिर शांति उतर आई। मनुष्य को भविष्य नहीं देखना चाहिए, उन्होंने कहा। जो भविष्य जान लेता है वह वर्तमान खो देता है, और जो वर्तमान खो दे वह इंसान नहीं रहता। बेताल मुस्कुराया, एक लंबी फैलती हुई असहज मुस्कान। छायाएं मिटने लगी, धुंध उठी, गांव की सांस थम गई, सब सामान्य दिखा। विक्रम मुड़े। दर्पण सर का शव अब सीधा पड़ा था, जैसे अभी अभी दोबारा मरकर गिरा हो। विक्रम समझ गए, श्राप खत्म नहीं हुआ, बस अपने अगले पात्र की प्रतीक्षा कर रहा है। वे लौटने लगे, तभी चटक, किसी चेहरे के उलटकर मोड़े जाने की भयावह आवाज। विक्रम ठिठक गए। नीचे देखा, उनकी अपनी छाया कांप रही थी और उसकी गर्दन धीरे उसी दिशा में मुड़ने लगी जिस दिशा में दर्पण सर का चेहरा मुड़ा था। विक्रम की सांस रुक गई, क्योंकि श्राप का अंतिम नियम था, जो भविष्य नहीं देखता, भविष्य उसी को चुन लेता है। और इस बार उसने विक्रम को चुना था।